सो गाइस हम पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी। तो जब एक बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम हम तभी निकाल सकते हैं ऑब्वियस सी बात है जब कोई बॉडी मोशन में होगी, तभी तो हम उसका वेलोसिटी जान पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है P = m/v। तो इसका और P इसलिए क्योंकि हम इट इज रिप्रेजेंटेड एज P, हम मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P = m/v where m stands for mass and velocity v stands for velocity. It is a vector quantity. Vector quantity इसलिए क्योंकि इसमें velocity है, velocity and velocity is a vector quantity। जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था, फोर्स में एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। सेम टू सेम इसमें भी मोमेंटम में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारा मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत रहती है मोमेंटम में। दूसरा रीजन इसमें ये भी है। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड। तो क्योंकि इसमें मास है तो मास को हम केजी से लेंगे और वेलोसिटी को तो हम हमारा ऐसा यूनिट याद है मीटर पर सेकंड, तो हम दोनों को जोड़ के तो हमारा इसका ऐसा यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नीचे ही दिया हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये ऐसे है, सपोज मान लीजिए कि एन ऑब्जेक्ट विद मास m, किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, हैज अ इनिशियल वेलोसिटी u, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, an unbalanced force F applied on it for t seconds change its velocity to v। तो ये कहना क्या चाहता है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, इसके ऊपर t सेकंड्स के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए, हमने सेकंड को t में लिया रिप्रेजेंट एज t, तो t सेकंड्स के लिए इस पे कुछ फोर्स अप्लाई हुआ फॉर t सेकंड्स, जिसने इसका मोमेंट वेलोसिटी चेंज करके v पे v ला दिया, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कर दिया कुछ t सेकंड के फोर्स के बाद। तो नाउ ऑब्जेक्ट्स इनिशियल मोमेंटम, इस मोमेंटम हमने जान लिया था मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हमारा हो गया u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम पूछा है तो इनिशियल में u इनटू मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू m इनटू u। तो हमने मोमेंटम को p1 इनिशियल p1 से डिनोट किया यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम को। ऑब्जेक्ट फाइनल मोमेंटम इज p2 को 2 से रिप्रेजेंट किया है, जो होगा m इनटू v, क्योंकि हमारा फाइनल मोमेंटम पूछा है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हमारा फाइनल है v। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब p2 p1 यानी कि mv mu। अब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम तो हम जानते हैं, और मैंने आपको पहले बताया था जहां पे भी फिजिक्स में रेट आ गया उसको डिवाइड बाय t करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया mv mu अपॉन t, और m को हमने कॉमन ले लिया v u अपॉन t। तो हम m को m into a भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा v u अपॉन t इक्वल टू a होता है, यानी एक्सेलरेशन। तो ये हमारा था f इक्वल टू m है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमारा जो फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड होता है वो तो प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम के। तो इसको हम इक्वल, इस इक्वेशन को हमें इक्वल लाने के लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो लगाना पड़ेगा। F इसको इक्वल टू में लाने के लिए k लगाना पड़ेगा इनटू ma, जहाँ पे k की वैल्यू होती है 1। अब आप ये पूछेंगे k कहां से आ गया? k एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो साइंटिस्ट ने हमें बहुत सालों पहले दिया था। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कैसे निकाला, कहां से आया, आपको बस ये लगा देना है। और ये कहां से आया ये तो साइंटिस्ट पहले ही पता करके हमें बता चुके हैं, तो हमें बस यहाँ क्या करना है, ये कांस्टेंट लगा देना है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 1 है तो ma को इनटू या फिर इक्वल टू ma इनटू 1 इक्वल टू ma तो होगा। तो हमारा फॉर्मूला निकल गया F इक्वल टू ma। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको मैं खुद ही लिख के समझाऊंगा तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, मैं आपको पूरा इक्वेशन समझा देता हूं। जैसे लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट A एंड B, ये दो ऑब्जेक्ट हैं,
ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन दोनों की वेलोसिटी है u और दोनों का मास m है, दोनों का मास सेम है, ठीक है। इन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बीच में थोड़े टाइम के लिए इन दोनों में कोलिजन होता है, तो ये इस पे फोर्स लगा, इस पे थोड़ी देर के लिए t सेकंड के लिए थोड़ा अनबैलेंस फोर्स लगता है। फिर आफ्टर कोलिजन, ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया बिटवीन कोलिजन और ये हो गया आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन ये दोनों उसी सेम पाथ पे जाने लगे, लेकिन इनका वेलोसिटी चेंज होके v हो गया और इनका मास भी सेम है। तो गाइस अभी जो हमने समझा था, जो ऑब्जेक्ट के हमने m लिए थे, तो हम बस उसमें एक ही करेक्शन कर लीजिएगा, हमें मास 1 और मास 2 लेना है और बस इतना ही। तो अब हम देखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी m1 इनटू u1 और हेंस एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी m2 इनटू u2, क्योंकि हमारे पास दो है ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी आप u1 ले लीजिए और इसका u2, सो इसका मोमेंटम होगा m1। तो हेंस टोटल अमाउंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारा हो गया टोटल अमाउंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए m1 v1, आफ्टर कोलिजन जो हमने मास लिया था वो भी m1 m2 ले लीजिए और v जो था उसको v1 और v2 ले लीजिए। एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट b m2 v2, अगेन द फाइनल अमाउंट the total amount of final momentum after collision is m1 v1 plus m2 v2, दोनों सेम ही है, बस आपको इतना उतारना है। m1 समझ आ गया होगा, m1 u1 plus m2 u2 ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन टोटल है m1 v1 plus m2 v2। तो अब उसके बाद द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए जो था उसका चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, यानी m1 v1 माइनस m1 u1, क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम है फॉर ऑब्जेक्ट ए अपॉन टी। नाउ अकॉर्डिंग टू 80 लिखा है मैंने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेल, फोर्स अप्लाइड जो होता है ऑब्जेक्ट पे वो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है उसके मोमेंटम से। सो F इक्वल टू, ये हमारा मोमेंटम है, तो ये हमारा मोमेंटम है और ये इक्वल टू F, क्योंकि ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये मैंने यहाँ माइनस F लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया होगा A जब कोलिजन हुआ था, A ने B पे फोर्स लगाया था और B ने A पे। सो A ने जो B पे फोर्स लगाया था वो पॉजिटिव था, लेकिन B ने जो A पे लगाया था वो नेगेटिव था। तो A का फोर्स क्या हो गया? माइनस, और B का फोर्स हो गया पॉजिटिव। सो हमने इसलिए यहाँ पे माइनस का लगाया है। सो हम फिर हमने दोनों की जगह चेंज कर दिया, हम F को इधर ले गए और इस पूरे टर्म को इधर ले आए, तो F पॉजिटिव हो गया और ये हमारा हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट बी हम इसका भी ले लेंगे चेंज इन मोमेंटम m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, ये हमारा होगा चेंज इन मोमेंटम। अब अगेन हम इस पे भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, तो F इक्वल टू m2 फिर ये m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस क्यों नहीं, क्योंकि A ने B पे पॉजिटिव फोर्स लगाया था तो ये पॉजिटिव है, तो अब इस पे भी लगा देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एक जगह ले जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गॉट टू नो माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इक्वल टू m2 u2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। सो अब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो प्लस का m1 v1 माइनस हो जाएगा और माइनस का m1 u1 प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इधर का ब्रैकेट हटा है तो इधर बाहर माइनस का साइन है तो सारा सिमिलर हो जाएगा, और t दोनों तरफ है तो t दोनों तरफ कट गए। सो अब हम
m-m1 v1 जो है उसको इस साइड ले जाएंगे और इधर -m2 u2 जो है उसको इसको इस साइड ले जाएंगे और ये इसको दोनों माइनस टर्म्स को जगह चेंज कर देंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो हमारा हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 सॉरी v1 इक्वल प्लस m2 v2। तो इतना जो हमने खिचड़ी पकाया है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो पढ़ा है, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट मतलब टकराते हैं तो उनका आफ्टर कोलिजन इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और मोमेंटम बिफोर कोलिजन दोनों सेम होता है। वो टकराने से पहले जितना उनका मोमेंटम था, टकराने के बाद में उनका मोमेंटम उतना ही रहता है। तो यही था हमारा कंजर्व ऑफ मोमेंटम। सो आई होप यू गाइस इसी से ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। सो एंड स्टे होम, स्टे सेफ।